नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीसीए में। उम्मीद करता हूं मैं लाइव हूं, मेरी आवाज जो है आप सभी तक पहुंच रही है ना। चलिए बढ़िया, कैसे हैं आप सभी? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग है, सुप्रभात है। और मौसम थोड़ा सा अच्छा हो चुका है, यहाँ पर बारिश का सीजन बन चुका है, बारिश आ रही है, अच्छा लग रहा है। काफी दिन में काफी गर्मी हो रही थी और अब उसके बाद बारिश जब छींटे आती है तो मजा ही आ जाता है। तो फिलहाल तारीख है 29 जून और आज के करंट अफेयर्स आप सभी के सामने हाजिर हैं। ये करंट अफेयर्स आते हैं रोज सुबह 5 बजे आपके लिए, मंडे टू सैटरडे। रविवार को ये करंट अफेयर्स नहीं आता है। और आप सभी से रोज की तरह वही गुजारिश कि भाई रीजनिंग बाय राहुल मिश्रा के नाम से जो टेलीग्राम ग्रुप है, प्लीज इसे आप ज्वाइन रखें ताकि मेरी सभी क्लासेस की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहे। इसके अलावा यूट्यूब क्लासेस की इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहे, जबकि पेड क्लासेस या आपको जो करंट अफेयर्स का पीडीएफ है वो डीसीए ऐप पर उपलब्ध है। डीसीए का मतलब ही है डेली करंट अफेयर्स। ये ऐप पर आपको मिल जाएगी सारी पीडीएफ, पुरानी पीडीएफ भी मिल जाएंगे, धीरे धीरे मैं उसको अपलोड करवा रहा हूं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि संपूर्ण रीजनिंग बैच जो है वो लाइव है वर्तमान समय में, अभी इसकी क्लासेस लाइव चल रही हैं। आज मैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन यहां पर डिस्कस करूंगा। स्टेटमेंट कंक्लूजन यानी कि कथन और निष्कर्ष आज मैं शाम को 5:30 बजे यहां पर डिस्कस करूंगा। कल एक क्लास हो चुकी है स्टेटमेंट कंक्लूजन की। अगर आप दमदार तरीके से लॉजिकल रीजनिंग करना चाहते हैं या किसी भी रीजनिंग के चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं, मैं आपसे दावा करता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं, दावा भी करता हूं, वादा भी करता हूं कि ये बैच जो है A to Z आपको यहां पर मिलेगा। हम लोग जीरो से शुरू करेंगे और उस लेवल तक जाएंगे जहां पे रीजनिंग खत्म हो जाती है। तो फिलहाल इस बैच की कीमत बहुत कम है, ये 300 रुपए का बैच है और ये लगभग 3 महीने तक चलेगा। 3 महीने मतलब 3.5 मंथ में इसका कोर्स खत्म हो जाएगा। अगस्त में हम इसको पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसकी वैलिडिटी 6 मंथ है, यानी अगर आप इसे आज परचेज करते हैं तो अगले 6 महीने तक ये कोर्स आपके पास उपलब्ध रहेगा। अब बारी है आज के हेडलाइंस की। नासा ने ऑस्ट्रेलियाई वाणिज्यिक स्पेस पोर्ट से पहला रॉकेट लॉन्च किया। ईरान ने अंतरिक्ष में जुलजाना नाम का एक ठोस ईंधन संचालित रॉकेट लॉन्च किया। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन लिस्बन में शुरू हुआ। नासकॉम ने भारत के लिए पहला एआई एडॉप्शन इंडेक्स लॉन्च किया। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2022 स्टेज 3 में रजत पदक जीता। नितिन गुप्ता बने सीबीडीटी के नए अध्यक्ष। बेल ने बेलारूस स्थित डिफेंस इनिशिएटिव के साथ एक समझौता किया है ताकि एयरबोर्न सूट बनाया जा सके। शिक्षा मंत्रालय ने जिलों के लिए पीजीआई यानी कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पर पहली रिपोर्ट जारी की है। अविनाश कुलकर्णी बने इंडिया डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनी के प्रमुख। केरल पक्षियों की अपनी लाल सूची रखने वाला पहला राज्य बनेगा। लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। लाइन बड़ी ही प्यारी है, एक बार और पढ़ना चाहूंगा ताकि मेरा मन भी जो है वो मोटिवेशन यानी प्रेरणा से भर जाए। देखिए कभी कभी क्या होता है कि छोटी छोटी लाइनें भी ऐसे हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हम क्या कर रहे हैं अपने जीवन के साथ, आखिर हम क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हर चीज की एक सीमा होती है। जैसे कि आप इंतजार कर रहे हैं अपनी नौकरी का, कब आपकी नौकरी लगेगी, कब एग्जाम होगा, फलाना रिजल्ट वगैरह, और इसमें कहीं पर अगर आपका हौसला डगमगा गया तो इस हौसले के डगमगाने का जो असर है वो आपकी तैयारी पर पड़ सकता है। इसीलिए जब तक आप अपने परिणाम तक ना पहुंच जाए, जब तक आप अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाए, जब तक आप उस जगह तक ना पहुंच जाए जिस चीज का सपना आप देखते हैं, तब तक हौसला बनाए रखिए। अपने हौसले को, अपने विश्वास को डिगने मत दीजिए। लोग लाख कहेंगे कि आपसे नहीं होगा, या ये अब नहीं होगा, ये वैसे नहीं होगा। एक बात याद रखिएगा कि अगर आप जमीन में बीज बोएंगे और उसमें सही तरीके से पोषण देंगे तो उसका उगना तय है। जब भी आप किसी भी स्थिति में, ऐसी स्थिति में फंस जाएं जब आपको लगे कि यार ये मेरे जीवन की चरम इंतहा हो गई है, ये मेरे कष्ट की इंतहा हो गई, अब इससे ज्यादा कष्ट मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता या इससे ज्यादा परेशानी में बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मेरी एक फिलॉसफी है, उसको याद रखिएगा। मैंने देखा है कि बीज को, जब एक बीज होता है, जब उसे बाहर आना होता है तो उसे फटना होता है। एक बच्चा जब मां की कोख से बाहर आता है तो उसे भी बहुत ज्यादा तकलीफ झेलनी होती है। जब जब आपके जीवन में तकलीफ इतनी ज्यादा हो जाए कि आपको लगे कि अब बर्दाश्त से बाहर है, तो समझ लीजिएगा नया समय आने वाला है, आपका नया जीवन आने वाला है। और उस जीवन का इंतजार करिए, उस जीवन का स्वागत करिए और पूरे जोर के साथ एक बार फिर से बोलिए सरस्वती मैया की जय। प्रीवियस डे रिवीजन कर लेते हैं, यानी कि कल हमने क्या पढ़ा था। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 27 जून को मनाया जाता है। फटाफट से करेंगे थोड़ा भारतीय, और हाँ, कमेंट में आप ऑप्शन जरूर लिखा करें, ABCD आप जरूर लिखा करें। भारतीय महिला डिस्कस थ्रोअर नवजीत ढिल्लों ने कजाकिस्तान के कोसनव मेमोरियल 2022 में एथलेटिक मीट में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने वहां पर गोल्ड मेडल जीता था। 26 जून 2022 को किस राज्य की रणजी क्रिकेट टीम ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीत लिया था? तो मध्य प्रदेश ने जीता है, मुंबई को हराकर।
जून 2022 में किस राज्य में यूट्रिकुलेरिया पुरसेल्टा नाम का दुर्लभ मांसाहारी पौधे की खोज की गई है? ये उत्तराखंड में मिला है। जून 2022 में भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? नरेंद्र ध्रुव बत्रा की जगह अनिल खन्ना को यहां पर अपॉइंट किया गया। टाटा पावर सोलर सिस्टम ने कहां पर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो केरला में यह उद्घाटन किया गया। निम्न में से किसे केम्पागोडा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इन तीनों को ही, एस.एम. कृष्णा, नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को केम्पागोडा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। जून 2022 में वाणिज्य भवन और निर्यात पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पोर्टल का उद्घाटन किया। जीई स्टीम पावर ने भारत में 3 परमाणु भाप टरबाइनों की आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता किया है? तो इन्होंने भेल के साथ एक समझौता किया है। भेल के बारे में मैंने बीना के बारे में आपको बताया था कल। कौन सा संगठन 14 से 17 जुलाई तक अपनी पहली ओपन टू ऑल हैकाथॉन की मेजबानी करने जा रहा है? तो ये होगा आपका नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के वर्तमान समय में जो हेड है वो है आर.एस. शर्मा। आर.एस. शर्मा जो है वो आपके राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अथॉरिटी के हेड है और इस अथॉरिटी का गठन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के इंप्लीमेंटेशन के लिए किया गया था। जून 2022 में किसने राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो उनका नाम है पी उदय कुमार। राइट आंसर क्या होगा? पी उदय कुमार। और अब रहिए ना बेखबर, मिलेगी हर एक खबर मेरे साथ सुबह 5। आइए, वेलकम टू डीसीए और यहां पर हम ले जाएंगे आज आपको पहली न्यूज की तरफ। पहली न्यूज में क्या है कि 27 जून 2022 को नासा ने किस देश से सब ऑर्बिटल साउंडिंग रॉकेट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? नासा अभी तक जितना भी लॉन्च करता रहा है वो अपने ही लॉन्च सेंटर से लॉन्च करता रहा है, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि उसने नासा यानी अमेरिका से बाहर इस लॉन्च को किया है और ये ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने इसको लॉन्च किया है। ऑस्ट्रेलिया की बात हम लोग करेंगे, लेकिन पहले न्यूज पकड़ लेते हैं। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने 27 जून 2022 को ऑस्ट्रेलिया के अर्नहेम स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक एक रॉकेट लॉन्च किया। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर नासा का पहला व्यावसायिक प्रक्षेपण था। इसको याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। यह ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में भी पहला व्यावसायिक अंतरिक्ष प्रक्षेपण था, यानी अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने किसी भी तरीके का एक प्रोफेशनल प्रक्षेपण नहीं किया था। यह 3 लॉन्चों में से पहला था। ऐसे 3 लॉन्च होने वाले हैं, जिसमें एक 4 और 12 जुलाई 2022 के लिए प्रस्तावित है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया भी चर्चा में क्यों रहा? ऑस्ट्रेलिया में अभी हाल ही में आपके जो प्रधानमंत्री हैं वो बदल गए हैं। एंथोनी अल्बनीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं स्कॉट मॉरिसन की जगह। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के साथ मिलकर के एक ऑकस ग्रुप बनाया। आपको जरूर पता होगा ये ऑकस ग्रुप बना है और इस ऑकस ग्रुप का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? हाइपरसोनिक हथियारों के बनाने के लिए। किसके लिए इस ग्रुप का प्रयोग किया जा रहा है? हाइपरसोनिक हथियारों को बनाने के लिए इन 3 देशों ने मिलकर के हाइपरसोनिक पनडुब्बी या हाइपरसोनिक आपका रडार वगैरह जो भी हाइपरसोनिक से संबंधित है उस हथियारों को डेवलप करने के लिए इस ग्रुप का गठन किया गया। इससे जर्मनी को बड़ी नाराजगी हो गई थी, क्योंकि कई सारे ऑस्ट्रेलिया ने उनके साथ अनुबंध कर रखे थे और उनको वो तोड़ना पड़ा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें तो अभी हाल ही में आपको याद है कि आपके जो कॉमनवेल्थ गेम होने वाले हैं 2022 के, वो कहां पर होने वाले हैं? वो बर्मिंघम में होंगे। वो कहां पर होंगे? बर्मिंघम में होंगे। जबकि 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम है वो आपके कहां पर खेले जाएंगे? वो आपके विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में खेले जाएंगे। 2026 के कॉमनवेल्थ गेम कहां पे खेले जाएंगे? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कॉमनवेल्थ गेम की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉमनवेल्थ गेम की बात कर रहे हैं। इसके अलावा याद रखिएगा 2032 का जो फीफा वर्ल्ड कप है, 2032 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो आपका कहां पर होगा? वो आपका ब्रिस्बेन में होगा। वो आपका कहां पर होगा? वो आपका ब्रिस्बेन में होगा। नहीं, फीफा वर्ल्ड कप नहीं, सॉरी, टोक्यो ओलंपिक, फीफा नहीं, सॉरी माफी चाहूंगा। ओलंपिक की बात करें, ओलंपिक आपका ब्रिस्बेन में होगा 2032 का। 2032 का ओलंपिक कहां पर होगा? 2032 का जो ओलंपिक है वो आपका ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। दिमाग से मेरे फीफा आ गया था, फीफा नहीं। 2032 का जो ओलंपिक है वो आपका कहां पर प्रस्तावित है? वो आपका ब्रिस्बेन में प्रस्तावित है। इनको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नासा के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। नासा का गठन 29 जुलाई 1958 में किया गया था। नासा का गठन कब किया गया था? 29 जुलाई 1958। 29 जुलाई 1958 को नासा का गठन किया गया था। वर्तमान समय में इसके हेड कौन है?
वर्तमान समय में इसके हेड जो है वो बिल नेल्सन है। अभी नासा ने एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप छोड़ा है, उसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप। उसका नाम क्या है? जेम्स वेब टेलीस्कोप। हब्बल टेलीस्कोप की जगह वो लेने वाला है। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। आगे बात करते हैं, आपको ले चलते हैं ईरान। ईरान ने क्या किया है? जुल जनन नाम का एक ठोस ईंधन संचालित रॉकेट लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? ईरान ने अभी हाल ही में। निम्न में से किस देश ने अंतरिक्ष में जुलजना नाम का एक ठोस ईंधन संचालित रॉकेट लॉन्च किया है? तो ये आपका ईरान ने लॉन्च किया है। ईरान ने अंतरिक्ष में जुलजना नाम का एक ठोस ईंधन संचालित रॉकेट लॉन्च किया। जुलजना रॉकेट 25.5 मीटर लंबा है और 220 किलोग्राम के उपग्रह को कक्षा में ले जाने में सक्षम है। यह ईरान को निचली पृथ्वी की कक्षा में यानी कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में डेटा एकत्र करने और ईरान में अंतरिक्ष उद्योग को बढ़ावा देने में मदद करेगा। जुलजना पैगंबर मोहम्मद के पोते इमाम हुसैन के घोड़े का नाम है और उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। हाल ही में ईरान और यूरोपीय संघ जो है 2015 के परमाणु समझौते की पुनर्जीवित करने के लिए बातचीत एक बार फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जब सरकार थी तो ईरान के ऊपर उन्होंने कई सारे प्रतिबंध लगाए थे और इस परमाणु समझौते से बाहर आ गए थे। इस परमाणु समझौते यानी कि 2015 में जो परमाणु समझौता हुआ था उसको JCPOA कहा जाता है। JCPOA में P5+1 देश थे। P5+1 देश में P5 वो जिनके पास वीटो पावर है, जैसे कि आपका चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके, USA और उसके अलावा जर्मनी इसमें शामिल है। ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इसका मतलब यह था कि ईरान जहां पर काफी ज्यादा मात्रा में यूरेनियम मौजूद है, कहीं वो उस यूरेनियम को निकाल करके उन नाभिकीय हथियार डेवलप ना करने लगे। ऐसी स्थिति में उसके ऊपर कुछ दबाव बनाया गया, उसको मतलब बताया गया कि भाई तुम इस तरह से रहोगे, हमारे साथ मिलकर रहोगे तो तुम्हें सभी यूरोपीय देश मतलब तुम्हारी मदद करेंगे, या उस तरह से उसको समझाने की कोशिश की गई। लेकिन तुम एक काम करो कि तुम ये जो हथियार बना रहे हो इसके बारे में हमें एक अनुमति दे दो कि हम तुम्हारे यहाँ आए और ये चेक कर सकें कि कहीं तुम यूरेनियम का संवर्धन तो नहीं कर रहे हो। तो इसके लिए IAEA का मतलब है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन। इसमें इसका मेन जो मुख्यालय है वो आपका वियना ऑस्ट्रिया में है। वियना को अभी हाल ही में दुनिया में सबसे ज्यादा रहने योग्य शहर के रूप में जाना जाता है। वियना अगर दुनिया में सबसे ज्यादा रहने योग्य कोई शहर है वर्तमान समय में तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। अच्छा, IAEA के जो हेड हैं वर्तमान समय में वो कौन है? राफेल मारियानो ग्रासी जो है ये आपके कहां से बिलोंग करते हैं? ये आपके अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। ये आपके कहां से बिलोंग करते हैं? ये आपके अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। यानी ये अर्जेंटीनीज है ना, अर्जेंटीनी। ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन वियना ऑस्ट्रिया, तो इसको आपको याद रखना है। राफेल मारियानो ग्रासी जो है वो वर्तमान समय में इसके हेड है। राफेल मारियानो ग्रासी वर्तमान समय में इसके हेड है। ईरान की बात करते हैं थोड़ा सा। तो ईरान के पास अभी हाल ही में एक सुपर कंप्यूटर आया है, उसका नाम क्या है? सिमोर्ग। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिमोर्ग क्या है तो आपको ध्यान रखना है ये ईरान का सुपर कंप्यूटर है। ईरान का सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? सिमोर्ग नाम है ईरान के सुपर कंप्यूटर का। इसके अलावा ईरान की अगर हम बात करें तो चाबाहर बंदरगाह भारत यहां पर डेवलप कर रहा था और उसकी वजह से ये जो ईरान के ऊपर काफी सारे प्रतिबंध डोनाल्ड ट्रंप लगा रहे थे तो बड़ी दिक्कत हो रही थी। एक बात तो मतलब हमें बाहर ही कर दिया था ईरान ने, लेकिन फिलहाल अब सही है। चाबाहर बंदरगाह जो है ये कहां पर डेवलप हो रहा है? ईरान में डेवलप हो रहा है। इसके अलावा याद रखिएगा ईरान ने अभी हाल ही में नूर 2 नाम का एक सैटेलाइट प्रक्षेपण किया था। दो जगह कंफ्यूजन हो सकता है। नूर 2 जो है ये ईरान का है और नूरी जो है ये साउथ कोरिया का है। तो कहीं कंफ्यूज ना हो जाना आप मेरी तरीके कि ये साउथ कोरिया का जो है वो नूरी है। नूरी 2 भी उन्होंने प्रक्षेपित कर दिया है। नूर 2 है ये इनका इंडिजिनस रॉकेट है। इंडिजिनस मतलब स्वदेशी रूप से इन्होंने खुद से डेवलप किया है और खुद के रॉकेट से खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने वाला साउथ कोरिया 10वां राज्य है, 10वां देश है पूरे विश्व में। ठीक है। ईरान की राजधानी आप सभी को पता है। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। और ईरान की मुद्रा क्या चलती है? ईरान की मुद्रा चलती है रियाल। बाद में उन्होंने अपनी मुद्रा का नाम बदल करके तोमान कर दिया है। मुद्रा का नाम बदल कर क्या कर दिया है? तोमान कर दिया है। इब्राहिम रईसी वर्तमान समय में यहाँ पे प्रेसिडेंट है। इब्राहिम रईसी वर्तमान समय में प्रेसिडेंट है, लेकिन प्रेसिडेंट से भी एक ऊपर होता है, उसे सुप्रीम लीडर कहते हैं। तो ईरान के सुप्रीम लीडर वर्तमान समय में कौन है? अली खमनेई।
ईरान के सुप्रीम लीडर वर्तमान समय में कौन है? अली खमनेई। अली खमनेई जो है वो वर्तमान समय में यहाँ पे सुप्रीम लीडर है। ठीक है, तो खैबर बस्टर मिसाइल का नाम आपने सुना होगा। खैबर बस्टर मिसाइल जो है वो भी आपकी ईरान की है। खैबर बस्टर मिसाइल जो है वो भी आपकी क्या है? ईरान की है। तो हाल फिलहाल इतना बहुत है। ईरान का रॉकेट याद रखिएगा, जुल जना। ईरान ने अभी हाल ही में, अच्छा ईरान से जुड़ी हुई एक न्यूज है, ईरान और अर्जेंटीना जो है इन्होंने अभी आवेदन किया है किसके लिए? ब्रिक्स देशों की बैठक, ब्रिक्स में शामिल होने के लिए, कि हमें ब्रिक्स में आप शामिल कर लीजिए। किसने? ईरान और अर्जेंटीना ने अभी यहां पर एक अप्लाई किया है, एप्लीकेशन डाला है। ईरान और अर्जेंटीना दो देशों ने डाला है ब्रिक्स में शामिल होने के लिए। तो ब्रिक्स देशों का जो 14वां शिखर सम्मेलन है ये कहां पर होने वाला है? ये आपका चाइना में होने वाला है। 13वां कहां पर हुआ था? 13वां आपका भारत में हुआ था। 13वां आपका कहां पर हुआ था? 13वां आपका भारत में हुआ था। और ब्रिक्स का बैंक जो है वो है एनडीबी। एनडीबी में अभी हाल ही में 4 नए देश शामिल हुए हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक में 4 नए शामिल हुए हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक में 4 नए देश कौन कौन से शामिल हुए हैं? एक तो आपका इजिप्ट शामिल हुआ है, एक आपका बांग्लादेश शामिल हुआ है, एक आपका उरुग्वे शामिल हुआ है, और एक आपका कौन शामिल हुआ है? यूएई जो है वो इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 27 जून को एक 5 दिवसीय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, ये कहां पर शुरू हुआ? तो ये आपका लिस्बन में शुरू हुआ। लिस्बन कहां की राजधानी है? पोर्तुगल की राजधानी है। केनिया और पोर्तुगल मिलकर के इसका आयोजन कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन। तो 27 जून को केनिया और पोर्तुगल सह मेजबानी के साथ 5 दिवसीय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन शुरू हुआ, जिसमें दुनिया भर से 130 देशों से अधिक के नेता जो हैं वो महासागर, समुद्रों और समुद्र से जुड़े व्यापार से जुड़े बातचीत के लिए आएंगे। यहाँ पर हमारे जो नेतृत्व कर रहे हैं हमारे तरफ से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यहाँ पर गए हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लक्ष्य 14 जो आपका समुद्र व्यापार या स्टॉक स्केटिंग, साझेदारी और समाधान कार्यान्वयन और विज्ञान के लिए नवाचार के आधारित है, इसको बढ़ावे के लिए किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 8 जून को हर साल अंतरराष्ट्रीय या वर्ल्ड महासागर डे यानी कि वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 जून को। अब बारी है, अभी हाल ही में कौन कौन से रिसेंट समिट हुई, ये मैंने शायद कल भी डिस्कस किया था। 5वें बिम्स्टेक कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई? श्रीलंका में। इसमें कितने पार्टिसिपेट किया था? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इंटरनेशनल ग्लोबल फोरम कहां पर आयोजित हुई? बेंगलुरु में। देवयातनम कॉन्फ्रेंस ये एक आपका कर्नाटक में आयोजित हुआ। यूरोपियन यूनियन अफ्रीकन यूनियन समिट जो है ये आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में आयोजित हुआ। ये सिर्फ रिवीजन के तौर पर लीजिए क्योंकि कल भी मैंने कराया आपको। ये वन ओशियन समिट है ना, एक महासागर समिट, ये फ्रांस में आयोजित हुई। ठीक है, और अभी हमने क्या पढ़ा? हमने अभी क्या पढ़ा कि 5 दिवसीय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस। तो वन ओशियन समिट अलग है, ये यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस अलग है, तो दोनों को अलग अलग आप रखें। समिट ऑफ डेमोक्रेसी ये यूएसए द्वारा लॉन्च की गई थी, 111 देशों को बुलाया गया था। 5वां इंडियन ओशियन कांग्रेस, देखो फिर एक वन ओशियन समिट, फिर इंडियन ओशियन कांग्रेस, ये आपका अबू धाबी। इंडियन ओशियन मतलब हिंद महासागर सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति ने की थी। G20 ट्रोइका की बात करें तो 2021 में सभी बैठक G20 की इटली में हुई, 2022 में सभी बैठक आपकी इंडोनेशिया में हुई, 2023 की सभी बैठक आपकी इंडिया यानी भारत में होंगी। COP26 जलवायु परिवर्तन पर सर्वोच्च सम्मेलन, ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित किया गया 26वां संस्करण। ठीक है, अच्छा जरा फटाफट से बताओ 27वां कहां पर होगा और फिर 28वां कहां पर होगा, यानी कि COP28 COP27 कहां पर होगा और COP28 कहां पर होगा? कमेंट में लिख करके बताओ कि ये कहां पर होगा। ठीक है, एक सीक्वेंस में याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आसियान देशों और इंडिया समिट, ये आपका ब्रुनेई में आयोजित हुआ। एससीओ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 21वीं समिट, ये आपकी दुशांबे तजाकिस्तान में हुई। एससीओ के वर्तमान समय में सेक्रेटरी जनरल है झांग मिंग, याद करिएगा। 13वां ब्रिक्स सम्मेलन और इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट, ये दोनों ही आपके भारत में संपन्न हुए। किस कंपनी ने जून 2022 को भारत में अपनी तरह का पहला एआई एडॉप्शन इंडेक्स विकसित किया है? तो ये नासकॉम ने विकसित किया है। नासकॉम ने विकसित किया है। क्या विकसित किया है? अपनी तरह का पहला एआई इंडेक्स, यानी कि हम कितने अच्छे तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को संभाल पा रहे हैं। तो ये कृष्णन रामानुजन वर्तमान समय में आपके नासकॉम के हेड बनाए गए। कृष्णन रामानुजन जो है वो वर्तमान समय में आपके नासकॉम में हेड बनाए गए। कृष्णन रामानुजन जो है वो वर्तमान समय में नासकॉम के हेड बनाए गए हैं। नासकॉम का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज
एंड कंपनी ने भारत के लिए अपनी तरह का पहला एआई एडॉप्शन इंडेक्स विकसित किया है। सूचकांक को समग्र दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भारत की एआई परिपक्वता आकलन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे माइक्रोसॉफ्ट, अर्नस्ट एंड यंग और कैपजेमिनी के सहयोग से बनाया गया है। तो नासकॉम के हेड कौन है वर्तमान समय में? कृष्णन रामानुजन। 1 मार्च 1988 को इसकी स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं। किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन बस सेवा ने 2022 के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार जीता है? संयुक्त राष्ट्र यूएन का पुरस्कार है, बस सेवा को यूएन का पुरस्कार। तो टाइम पर पहुंची, हाइजीनिक है। सबसे बड़ी बात यह रही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जेंडर इक्वलिटी को इन्होंने बढ़ावा दिया और इस वजह से उड़ीसा की मो बस सर्विस जो है वो यहां पर टॉप पर आई है। उड़ीसा की मो बस सर्विस को अभी हाल ही में प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया। उड़ीसा कैपिटल रीजन अर्बन ट्रांसपोर्ट की मो बस ने 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार जीता है। इसे एसडीजी सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लिंग उत्तरदायी सार्वजनिक सेवाओं को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका के लिए मान्यता दी गई है, यानी कि जेंडर रिस्पॉन्सिव पब्लिक सर्विसेज को अचीव करने के लिए मान्यता दी गई। जेंडर इक्वलिटी किस एसडीजी में आता है? मैंने कल भी आपको बताया था कि सबसे पहला एसडीजी जो है वो है पॉवर्टी को लेकर। पॉवर्टी हटेगी, आपकी हेल्थ गुड होगी, आप खाना खा पाएंगे। खाना खा पाएंगे तो आप क्वालिटी एजुकेशन ले पाएंगे। क्वालिटी एजुकेशन ले पाएंगे तो आप ये समझ पाएंगे नहीं, पॉवर्टी, हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, तीसरे नंबर पे एजुकेशन, चौथे नंबर पे जब आपके पास एजुकेशन होगी तो आप वो ये समझ पाएंगे कि जेंडर इक्वलिटी करनी है, यानी कि आपस में क्या है, मान सम्मान रखना है, महिला और पुरुष को आपस में बनाकर रखना है। मैं थोड़ा सा लिटिल बिट हल्का सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि 4 नंबर पर है कि 5 नंबर पर, तो देन इसको एक बार देख लीजिएगा। मैं कंफर्म, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो गया है। तो 1 नंबर पे था पॉवर्टी, फिर दूसरे नंबर पे था, ठीक है, खाना खा लेंगे, पैसा, नो पॉवर्टी होना चाहिए, नो पॉवर्टी हटेगी तो खाना खाएंगे, खाना खाएंगे तो बुद्धि और काम करेगी, यानी कि हम पढ़ अच्छा पाएंगे, क्वालिटी एजुकेशन आएगा, क्वालिटी एजुकेशन के बाद जेंडर इक्वलिटी 4 नंबर पर ही होना चाहिए, बट फिर भी आप एक बार देख ले लीजिएगा। तो मो बस सेवा 6 नवंबर 2018 को उड़ीसा में शुरू की गई थी। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वर्तमान समय में एंटोनियो गुटेरेस जो है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बताता हूँ। उड़ीसा में अभी हाल ही में हाईवे पर हाथियों के मूवमेंट को रोकने के लिए ऑटोमेटिक सायरन प्रोजेक्ट बनाया गया है, यानी कि बहुत तेजी से सायरन बजेगा, आपको पता चल जाएगा कि इस समय हाथी जो है वो सड़क पार कर रहे हैं, आप धीमे गाड़ियां चलाइए। उड़ीसा ने अभी हाल ही में 12वां हॉकी इंडिया सीनियर वीमेन नेशनल चैंपियनशिप जीता। 12वां सीनियर नेशनल चैंपियनशिप किसने जीता? हॉकी का उड़ीसा ने। अभी हाल ही में स्टेट को पहला प्राइज दिया गया था नेशनल एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म लघु मध्यम इंटरप्राइज अवार्ड के में। दुनिया का पहला फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम कहां पर खोला गया? उड़ीसा में। नवंबर 8 2021 में स्मार्ट हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने शुरू किया। रोड सेफ्टी को लेकर के अभी हाल ही में इन्होंने अपनी तरह का एक इनिशिएटिव शुरू किया है जिसका नाम है रक्षक। उड़ीसा ने अभी हाल ही में पहली पोजीशन पाई थी मिशन इंद्रधनुष को चालू करने में या उसको इंप्लीमेंट करने में। श्रीनिवास उद्गाता और दिव्या दत्ता जो है उनको कलिंग साहित्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उड़ीसा में गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत है। FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप ये आपका उड़ीसा में हुआ था और इसमें अर्जेंटीना विनर रहा था। इसमें कौन विनर रहा था? अर्जेंटीना जो है वो इसमें विनर रहा था। आप उड़ीसा में चले जाइए, वहां पे पूरी एक जिला है, वहां पर आपको टैप वाटर मिलेगा, यानी कि आपको RO वाला वाटर हर टैप पर मिलेगा। पहला फायर पार्क उड़ीसा के भुवनेश्वर में बनाया गया है। ये आपका हिंदी में है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी उड़ीसा के बारे में बात करते हैं। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, बीजू जनता दल से बिलोंग करते हैं। गवर्नर गणेशी लाल है। कैपिटल सिटी भुवनेश्वर है। पीपल का पेड़ जो है वो यहाँ का स्टेट ट्री है। स्टेट फ्लावर अशोक है। स्टेट बर्ड इंडियन रोलर है। स्टेट एनिमल सांबर डियर है। लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं। डांस फॉर्म की बात करें तो लौदी खेला, जैसे गॉड नाच भी कहते हैं। छाऊ मयूरभंज ये आपका SSC में पूछा गया था। नाची गोटी पुआ ये प्रमुख डांस फॉर्म है। नेशनल पार्क की बात करें तो सिमलीपाल, भीतरकनिका, ऊसाकोटी प्रमुख नेशनल पार्क है। टोटल 30 जिले आपको उड़ीसा में देखने को मिलेंगे। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा जो है वो सबसे पहला भारत का राज्य बना था। 2011 में इसका नाम ओडिशा कर दिया गया था। वर्तमान समय में जस्टिस S मुरलीधर जो है वो उड़ीसा के चीफ जस्टिस हैं। कल अमन ने मुझे एक सजेशन दिया कि सर फोक डांस वगैरह या जो GI टैग वगैरह होते हैं वो सब भी आप इंक्लूड कर दीजिए, तो थोड़ा सा समय लगेगा, हम बहुत जल्दी उसको इंक्लूड करना शुरू कर देंगे जब भी हम किसी भी स्टेट के बारे में डिस्कशन करेंगे।
जून 2022 को पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में किस देश की महिला रिकर्व टीम ने रजत पदक जीता है? तो भारत की भारत की टीम ने यहां पर विश्व कप में आपका रजत पदक जीता है। दीपिका कुमारी, अंकिता भट्ट और सिमरनजीत कौर की भारतीय महिला रिकर्व टीम ने 26 जून 2022 को पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में रजत पदक जीता है। यह तिकड़ी चीन के ताइपे के हाथों हार गई है 5-1 से। इसके साथ ही भारत ने पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप 2022 स्टेज 3 में 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक के साथ अपने अभियान का समापन किया है। खेल से जुड़े हुए समाचारों की बात की जाए, खेल से जुड़े हुए जो अभी हाल ही में करंट अफेयर्स रहे, रणजी ट्रॉफी फाइनल देखने को मिला। मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराया, हमने कल ही बात की। नवजीत ढिल्लों ने गोल्ड मेडल जीता आपका कॉस्नो मेमोरियल में, और ये गोल्ड डिस्कस थ्रोअर में था। साइकिलिस्ट रोनाल्डो पहले साइकिलिस्ट बने जिन्होंने सिल्वर जीता एशियन चैंपियनशिप में। इंडिया को 2 पोजीशन का लाभ हुआ है, 2 पोजीशन फीफा रैंकिंग हमारी बढ़ गई है। और स्काल जंग रिगजिन जो है ये पहले इंडियन बने जिन्होंने बिना ऑक्सीजन के माउंट अन्नपूर्णा को फतेह किया, बिना ऑक्सीजन के माउंट अन्नपूर्णा को फतेह किया। सुनील छेत्री जो है वो आपके 5वें सबसे हाईएस्ट गोल स्कोरर बने हैं। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा, इन्होंने सुनील छेत्री ने अब तक 84 गोल किए हैं। इनसे ऊपर लियोनेल मेसी है जिन्होंने 86 गोल किए हैं। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने अभी हाल ही में क्वार्टिन गेम फिनलैंड में गोल्ड मेडल जीता। फीफा ने 2026 वर्ल्ड कप का वेन्यू अनाउंस किया है यूएस, कनाडा और मैक्सिको को। नीरज चोपड़ा जो है उन्हें नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है 89.30 मीटर जैवलिन थ्रो में। और IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप सेनापति गुरु नायडू ने गोल्ड मेडल जीता है। हरियाणा ने खेलो इंडिया यूथ गेम का टाइटल जीत लिया था। टीनेजर राहुल श्रीवास्तव जो है 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो ये आपका हिंदी में है, आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। जून 2022 में नए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सामंत कुमार गोयल, इनको रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ का एक बार फिर से 1 साल का कार्यकाल विस्तार दिया गया है। नितिन गुप्ता इज द राइट आंसर। तपन कुमार डेका को इंटेलिजेंस ब्यूरो में अपॉइंट किया गया है। राजेश मतलब ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड बने, खुफिया एजेंसी के हेड बने। राजेश गेरा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के हेड बनाए गए हैं। तो अभी हाल ही में CBDT का जो कार्यभार संभाल रही थी संगीता सिंह, अब उनकी जगह पर मतलब उनको एक्स्ट्रा प्रभार दिया गया था। वो बोर्ड की सदस्य थी लेकिन उनको एक्स्ट्रा प्रभार दिया गया था। अब हाल फिलहाल नितिन गुप्ता जो है उनको नए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के रूप में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष कौन हो गए? नितिन गुप्ता। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष कौन है? विवेक जौहरी। विवेक जौहरी जो है वो CBIC के अध्यक्ष है। हाल ही में अभी अपॉइंटमेंट की बात करें तो दिनकर गुप्ता NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में भेजे गए। DJ पंडियन न्यू डेवलपमेंट बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय बन रहा है गुजरात के गिफ्ट सिटी में, वहां पर अपॉइंट किए गए NDB के। लिसा स्टालकर पीका की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन, रुचिरा कंबोज को UN में परमानेंट इनवॉय बनाया गया है, TS त्रिमूर्ति की जगह लेंगे। BS पाटिल कर्नाटक के लोकायुक्त बनाए गए। रंजना प्रकाश देसाई को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का पहला महिला अध्यक्ष बनाया गया। रबाब फातिमा को UN अंडर सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया, बांग्लादेश से हैं। NJ ओझा को मनरेगा का लोकपाल बनाया गया है। सतीश चंद्र शर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है, जबकि सुमन बेरी जो है उन्हें आपका वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है नीति आयोग का। तो ये अभी हाल ही के अपॉइंटमेंट हो गए। अब बात करते हैं भारतीय वायुसेना के लिए एयरबोर्न डिफेंस सूट। एयरबोर्न डिफेंस सूट वो होता है जैसे अगर मान लीजिए कोई भी प्लेन जा रहा है और उसके ऊपर किसी मिसाइल से हमला किया जाए तो पायलट सुरक्षित रहे, या वो जो भी प्लेन को चला रहा है या प्लेन में जो भी व्यक्ति है वो सुरक्षित रहे, उसके लिए एयरबोर्न सूट बनाया जाता है। तो इसके लिए आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया गया है। कहां पर किस देश के साथ किया गया है? बेलारूस की रक्षा पहल यानी बेलारूस का जो डिफेंस इनिशिएटिव है उसके साथ यहां पर यह समझौता किया गया। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल ने रक्षा पहल बेलारूस के रक्षा पहल एरो प्राइवेट लिमिटेड भारत DI बेलारूस की सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों के लिए एयरबोर्न डिफेंस सूट की आपूर्ति के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए। हेलीकॉप्टर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ADS का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेल की स्थापना 1954 में की गई थी। इसका मुख्यालय आपका बेंगलुरु में है। बेल की स्थापना कब की गई थी? बेल की स्थापना 1954 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। वर्तमान समय में आनंदी राजगोपालन नहीं आनंदी रामचंद्रन ऐसा कुछ नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा,
बेंगलुरु, आनंदी रामचंद्रन, ऐसे ही ना, आनंदी रामचंद्रन ही है, या राजगोपालन नहीं है, मेघा राजगोपालन है वो। आनंदी रामचंद्रन जो है वो वर्तमान समय में इसके चेयरमैन है। आनंदी रामचंद्रन जो है वो वर्तमान समय में इसके चेयरमैन है। आनंदी रामचंद्रन जो है वो इसके वर्तमान समय में चेयरमैन है। आगे बढ़ते हैं। 27 जून 2022 को किस केंद्रीय मंत्रालय ने जिलों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक लॉन्च किया है? तो ये आपका लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा। वर्तमान समय में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कौन संभाल रहा है? कौन है भाई? शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान समय में? भूल गए? धर्मेंद्र प्रधान। याद रखिएगा, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री वर्तमान समय में आपके कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जो है, उन्होंने यहां पर पीजीआई को लॉन्च किया है। पीजीआई यानी कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। शिक्षा मंत्रालय ने 27 जून 2022 को जिलों के लिए पहली बार प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक को लॉन्च किया है। 2018-19 और 19-20 के लिए जारी किया। यह व्यापक विश्लेषण है कि एक सूचकांक बनाकर जिला स्तर पर स्कूली शिक्षा प्रणाली को देखा जाएगा कि वाकई में वहां पर स्कूली शिक्षा प्रणाली किस स्तर की है। तो इसमें राजस्थान के सीकर, झुंझुनू और जयपुर सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों के रूप में उभरे हैं। किसको इंडिया डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनी का प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? यहां पर दो बातें आती हैं, एक आता है एआरसी और एक आता है एनएआरसीएल। देखिए एनएआरसीआईएल ये जो है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड, ये सरकारी कंपनी है। होता क्या था कि देश में कई सारे एआरसी हैं। एआरसी बनाने के लिए लाइसेंस कौन देता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सर एआरसी क्या होता है? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ऐसी कंपनियां जो बैंकों से बैड लोन खरीद लेती हैं। बैड लोन का मतलब यह है कि मान लीजिए किसी बैंक के पास 100 रुपए का लोन है और कोई व्यक्ति वो 100 रुपए का लोन नहीं चुका रहा, तो जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वाला है वो बैंक से कहेगा कि तुम्हारा 100 रुपए तो बेकार जा रहा है, तुम ऐसा करो ये 100 रुपए का लोन हमको बेच दो, हम तुम्हें 50 रुपए देते हैं। कितने रुपए देते हैं? हम तुम्हें 50 रुपए देते हैं। इससे बैंक को फायदा ये हुआ कि उसका 100 रुपए जा रहा था, 100 रुपए जाने की जगह केवल 50 रुपए जाएगा। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करेगी? उस आदमी को पकड़ेगी जिसने 100 रुपए दिया और उसका गला दबाएगी, और उसका गला दबा करके कितने वसूलेगी? कम से कम 50 से ऊपर वसूलेगी, यानी 55 भी वसूल सकती है, 60 भी, मतलब जितना भी हो गया उस वसूल लेगी। दिक्कत ये होती थी कि जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है ये प्राइवेट होती है, बहुत सारे प्राइवेट सीए जो है वो इन कंपनियों को चला रहे होते हैं। दिक्कत ये हो जाती थी कि ये लोग इतना डिस्काउंट पे लेते थे कि हालत खराब हो जाती थी बैंक का। मतलब वो मान लो कि कुछ उसको बैंक, वहां पर सरकार को एक नई चीज समझ में आई कि क्यों ना हम खुद का एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बना लेते हैं। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जिसे बैड बैंक भी कहा जाएगा, और इसमें हम उन बैंकों का लोन हम रिकवर करेंगे, हम उसको करेंगे, और कम से कम जितना घाटा 50 रुपए घाटा हो रहा उतना घाटा ना हो। लेकिन ये मामला उल्टा पड़ गया। इसमें जब आए पद्म कुमार नायर जी आए, वो थोड़े दिन रहे, वो समझ गए कि ये काम करना इतना आसान नहीं है, हम किसी का गला नहीं पकड़ सकते। फिर दिलीप शाह आए, दीपक शाह आए, फिर वो भी चले गए, और वर्तमान समय में नटराजन सुंदरम जो है वो आपके इसके हेड है। तो ये बार बार इसमें कोई टिक ही नहीं रहा है, इसमें बार बार क्या हो रहा है? गड़बड़ हो रहा है। नटराजन नटराजन सुंदरम ऐसे करके नाम है, नटराजन सुंदरम। तो अब हाल में इसको एनएआरसीएल को अपॉइंट किया गया है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो सबसे बड़ा शेयर होल्डिंग है वो 12% का पंजाब नेशनल बैंक का है। मेरे बैंकिंग वाले जो दोस्त हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें 12% जो है पंजाब नेशनल बैंक ने लगा रखे हैं, यानी इस कंपनी में जो होल्डिंग है वो 12% किसकी है? पंजाब नेशनल बैंक की है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब इसी की एक शाखा है, इसी की शाखा कौन सी है? उसका नाम है इंडिया डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनी। इसका काम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इन्होंने, ये एनआरसीएल ने बैड लोन खरीदे, बैंकों के साथ डील कर ली, अब बैंकों के साथ डील हो गई, लेकिन अब उसके आगे काम कौन करेगा? अब उसके आगे काम रेजोल्यूशन क्या आएगा? उसके लिए भी तो एक पर्टिकुलर कंपनी चाहिए, तो ये वो कंपनी काम करती है। यानी बैंकों के साथ लेन देन का काम कौन करती है? एनएआरसीएल करती है, और उसकी एक इकाई इंडिया डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनी उन पर्टिकुलर जो भी बैड लोन है उनको सुलझाने का काम करती है, उनका रिजोल्यूशन निकालती है, उनका ये बताती है कि इतने लोन को हम इतने रुपए में लेंगे, इतने लोन को हम इतने रुपए में लेंगे। तो इंडिया रिसर्च क्या लिखा हुआ है? इंडिया रिसर्च एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश कुलकर्णी को इंडिया डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनी के रूप में चुना गया है। अविनाश कुलकर्णी बहुत ज्यादा याद रखिएगा, खासकर वो लोग जो बैंकिंग का एग्जाम देने जा रहे हैं। वह मनीष मखारिया का स्थान लेंगे और 3 साल के कार्यकाल के लिए काम करेंगे। वह सरकार द्वारा समर्थित नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा अधिकृत किए जाने वाले 83,000 करोड़ रुपए से अधिक से फंसे हुए ऋण को वसूली करने वाले एकमात्र एजेंट होंगे। 83,000 करोड़ रुपए वसूलेगा ये आदमी, बाप रे। किस राज्य ने पक्षियों की अपनी लाल सूची बनाने की घोषणा की है? लाल सूची का मतलब ऐसे पक्षियों की सूची बनाना जो अब विलुप्त होने के कगार पर है, अब विलुप्त होने के कगार पर है। तो केरला ने इस तरह की शुरुआत की है। केरला ने अपने यहां खुद का एक बर्ड एटलस भी बनाया है।
केरला ने क्या किया है, खुद अपने यहाँ एक बर्ड एटलस भी बनाया है। ये आप हेल्थ इंडेक्स की बात कर लें, केरला टॉप पर है। आप स्कूल एजुकेशन इंडेक्स की बात कर लें, केरला टॉप पर है। केरला के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है, पिनराई विजयन है। तो केरल बर्ड मॉनिटरिंग कलेक्टिव पक्षियों की लाल सूची तैयार करने की योजना बना रहा है। केरल कृषि विश्वविद्यालय और बर्ड काउंट इंडिया केरल में क्षेत्रीय लाल सूची आकलन करेंगे। क्षेत्रीय लाल सूची का आकलन अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण यानी IUCN के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। केरल ने एक बर्ड एटलस भी बनाया है जिसमें 361 प्रजातियों के रिकॉर्ड शामिल है, जिनमें 94 बहुत दुर्लभ प्रजातियां, 103 दुर्लभ प्रजातियां और 110 सामान्य प्रजातियां भी शामिल है। तो हाल फिलहाल केरल जो है वो बर्ड एटलस बना चुका है, अब वो उसकी रेड लिस्टिंग भी करने जा रहा है। अब बारी है आज के वन लाइनर की। 27 जून 2022 को नासा ने किस देश में सब ऑर्बिटल साउंडिंग रॉकेट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया, तो वह है ऑस्ट्रेलिया। निम्न में से किस देश ने अंतरिक्ष में जुल जना नाम का एक ठोस ईंधन संचालित रॉकेट लॉन्च किया है, तो दैट इज ईरान। 27 जून को 5 दिवसीय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कहां शुरू हुआ, लिस्बन में। किस कंपनी ने जून 2022 को भारत के लिए अपनी तरह का पहला AI एडॉप्शन इंडेक्स विकसित किया है, नेस्कॉम। किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन बस सेवा ने प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार जीता है, उड़ीसा की मो बस। जून 2022 को पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में किस देश की महिला रिकर्व टीम ने रजत पदक जीता, भारत। जून 2022 में नए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, नितिन गुप्ता संगीता सिंह की जगह ले रहे हैं। भारतीय वायुसेना के लिए एयरबोर्न डिफेंस सूट आपूर्ति के लिए किस कंपनी ने बेलारूस की रक्षा पहल कंपनी के साथ समझौता किया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। 27 जून 2022 को किस केंद्रीय मंत्रालय जिलों के प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक जारी किया है, शिक्षा मंत्रालय। किसको इंडिया डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनी के प्रमुख के रूप में चुना गया है, अविनाश कुलकर्णी। और किस राज्य ने पक्षियों की अपनी लाल सूची बनाने की घोषणा की है, दैट इज केरल। कार्नोटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का खनिज है, कल मैंने आपसे पूछा था तो कई सारे लोगों ने सही उत्तर दिया। कार्नोटाइट एक कुछ हरा सा पीले रंग का चमकीला खनिज है जो आमतौर पर रेतीले पत्थरों में पपड़ी या परत के रूप में उत्पन्न होता है। कार्नोटाइट में उपस्थित यूरेनियम की उच्च मात्रा इसे यूरेनियम का एक महत्वपूर्ण अनेक्स बनाती है। थैंक यू पल्लवी। और आज का प्रश्न है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है, लेकिन मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताना है। सभी लोग उत्तर जरूर करिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग उत्तर करेंगे उतना ही वीडियो का रिकमेंडेशन होगा और कहीं ना कहीं आपको भी याद बना रहेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना। और हाँ, वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा।